अंकित तिवारी जी आए हुए हैं। कुछ उनके प्रश्न हैं और वो प्रश्न सीधे भारत की राजनीति से जुड़े हुए हैं, भारत के लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। तो जो पहला प्रश्न अंकित तिवारी जी का है कि लोकतंत्र क्या है और भारतीय संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उस विषय में वार्ता करना है। लोकतंत्र एक आधुनिक संकल्पना है। हम कह सकते हैं कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति होती है तो लोकतंत्र आधुनिक संदर्भ में यूरोप में प्रतिस्थापित होता है। लेकिन लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है। अंकित जी का एक प्रश्न है कि लोकतंत्र और राजतंत्र में मौलिक अंतर क्या है। तो तंत्र का अर्थ ही होता है सिस्टम या पद्धति। तो लोकतंत्र की पद्धति हो जहां लोग अपने प्रशासन, राजनीति और नेतृत्व का निर्वाचन कर सके, अर्थात लोगों को वो अधिकार है कि अपने प्रशासन, अपने सरकार का चयन कर सके। यह प्रक्रिया, यह जो अनन्य अधिकार लोगों में निहित हो जाता है वो लोकतंत्र है। और जहाँ पर लोग प्रशासन के निर्माण में अपनी सहभागिता नहीं निभाते हैं, राजा का पुत्र ही राजा हो जाता है, वह व्यवस्था राजतंत्र की थी। उसमें जनता की या नागरिकों की अपने प्रशासन के निर्माण में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। तो राजतंत्र एक व्यवस्था वाली व्यवस्था है जिसमें लोक प्रतिनिधित्व प्रशासन में नहीं होता है। और लोकतंत्र वह पद्धति है जिसमें लोगों की इच्छा के अनुसार लोग अपनी सपने, अपनी आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिस सरकार का निर्माण करते हैं वह पद्धति है, लोगों की पद्धति है, वो लोगों का तंत्र है, वो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र की दो अवधारणाएं हैं, एक पश्चिमी उदारवादी अवधारणा है और एक प्राच्य पूरब की अवधारणा है, भारत की अवधारणा। भारत में जब राजतंत्र था तब भी उसमें बहुत लोकतंत्र के मूल्य समाहित थे। इस रूप में लोकतांत्रिक मूल्य थे कि राजा की जो प्रतिबद्धता होती थी वह लोक का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो ऋषि, महर्षि, वरिष्ठ जन, वरिष्ठ नागरिक और जो विद्वत जन होते थे वो राजा को सन्मार्ग पर प्रेरित करने का प्रयास करते थे। जनक ऐसे ही राजाओं में सम्मिलित थे। राम राज्य की जो परिकल्पना है वह ऐसी ही परिकल्पना है कि वह राजा मर्यादाओं से, राम मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं और शासन कोई अतिवाद नहीं करता है, कोई अतिचार नहीं करता है और शासन मर्यादाओं से बंधा हुआ है। वो लोक की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करने की भावना से कार्य करता है, क्योंकि वह समष्टिवादी है, वयष्टिवादी नहीं है। वहाँ राजा का व्यक्तिगत अहंकार कार्य नहीं करता था। तो हम उस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं जिसमें समता है, समन्वय है, सद्भाव है और पारस्परिक एक दूसरे के हितों का संवर्धन करने और उसकी समझ विकसित करने की जो प्रक्रिया है वह राम राज्य की परिकल्पना है, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने भी बहुत अपने दर्शन में उसे पुष्पित किया है, पल्लवित किया है। और राम राज्य उनका आदर्श था और आदर्श तो विचारों में होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है। एक पश्चिम की का लोकतंत्र है जिसे हम उदारवादी लोकतंत्र कहेंगे। उस उदारवादी लोकतंत्र में का जो सिद्धांत था वह बहुत कुछ प्रारंभ में तो वह पूंजीवाद से प्रेरित था। कालांतर में उसे जॉन लॉक के समय उदारवाद आता है। राज्य की दृष्टि, जनता के प्रति जो लेजेज फेयर, हस्तक्षेप की नीति है वो समाप्त होती है और एक ऐसी नीति आती है जहां राज्य हस्तक्षेप करेगा लोक कल्याण के लिए। तो जब भारत में जन संप्रभुता की प्राप्ति होती है और भारत में एक नए प्रकार के प्रशासन का प्रारंभ होता है, लोकतंत्र प्रारंभ होता है, वह भारत के मुक्तांगन में लोकतंत्र का आविर्भाव है, लोकतंत्र का सूर्योदय है। और घुटने के बल भारत के प्रांगण में, मुक्तांगन में लोकतंत्र का शिशु 1952 में वो चलना प्रारंभ करता है और आज परिपक्व स्थिति में आया है लोकतंत्र। और हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं
यहाँ इस स्थल पर मैं एक बार पुनः कहूँगा कि जो देश अपनी सभ्यता और संस्कृति पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों को लेके और नवीन जो संकल्पनाएं हैं लोकतंत्र का, उसका मिश्रण करके वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के अस्थायी होने, भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को गहरे होने और भारतीय लोकतंत्र के परिपक्व होने, वयस्क होने में भारत की जीवन शैली, भारत के जीवन मूल्य और भारत की जीवन पद्धति जो सांस्कृतिक मूल्यों पर अवलंबित है, उसका विशिष्ट योगदान है। जब हम चर्चा करेंगे भारत के उद्देशिका पर प्रियम्बुल में, तो देश की एकता, अखंडता, बाद में उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। यह शब्द बाद में भले जोड़े गए हैं, लेकिन भारत के पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों में पंथ निरपेक्षता थी बहुत पहले से। यहाँ चारवाक जैसा दर्शन भी था।